टीजीआर न्यूज के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आईपीएल के सीजन का पहला एलिमिनेटर मुकाबला आज खेला जाएगा जो कि आरसीबी वर्सेस केकेआर। ये मुकाबला इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि अगर आज आरसीबी ये मुकाबला हार जाती है तो विराट कोहली के लिए आईपीएल की कप्तानी का ये एक तरीके से अंतिम मैच होगा। यानी विराट कोहली को अब आईपीएल में आरसीबी की तरफ से कप्तानी करते हुए हम लोग नहीं देख सकेंगे क्योंकि विराट कोहली पहले ही बोल चुके हैं कि इसके बाद वो आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि विराट के फैंस चाहेंगे कि एक अच्छी विदाई के लिए और खासतौर पर आरसीबी जब पहली बार किसी भी सीजन में खिताब के लिए सबसे बेहतरीन माहौल और बेहतरीन खेल के तौर पर पहचानी जा रही है तो एक चाहत है कि इस बार कहीं ना कहीं वो खिताब भी सूखा खत्म किया जाए। तो नजरें रहेगी। लेकिन केकेआर ये टीम भी सबसे खास रही है क्योंकि अपनी आंतरिक परेशानियों के बावजूद इस टीम ने जिस तरीके की कंसिस्टेंसी दिखाई है उससे इस टीम का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरसीबी के सामने आज चुनौती देने के लिए इयान मोर्गन की टीम भी तैयार है। आखिर क्या कुछ खास हो सकता है इस मुकाबले में, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात पहले आईपीएल के सीजन के सबसे चर्चित मुकाबले की जो कि कल खेला गया था और सीएसके ने इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में अपना टिकट पक्का कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स जैसी मजबूत टीम को महेंद्र सिंह धोनी की छोटी लेकिन एक शानदार और यादगार पारी के बल पर जीत हासिल हुई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान सुखदेव सिंह गुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और देवाशीष नीलोसे सर भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों ही क्रिकेट के एक्सपर्ट का हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर हम लगातार बात कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन सर कल एक यादगार मैच इसलिए भी रहा कि आखिर क्यों क्रिकेट हम सभी के जज्बात में बसा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची के आंखों में जब सीएसके की टी शर्ट पहने हुए हमने आंसू देखे जब सीएसके मुश्किल में थी और धोनी ने जो उस छक्के के साथ चौके के साथ उसे जीत में तब्दील किया तो जो लाखों करोड़ों फैंस है उनके चेहरे पर वही मुस्कान आई जो उस बच्ची के चेहरे पर थी। और बाद में धोनी ने अपने ऑटोग्राफ की हुई बॉल उसे दी और शायद यही वजह है कि क्रिकेट हमारे यहाँ धर्म है और खिलाड़ी भगवान की तरह माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हिंदुस्तान में चौथा धर्म, तीन तो बड़े धर्म हम सब लोग जानते हैं, क्रिकेट जो है एक धर्म की तरह पूजा जाता है। और कल इसके बिना आपने अभिषेक ध्यान नहीं दिया, स्टैंड में एक सीएसके सपोर्टर लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो दोनों हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रेयर कर रही थी जब लास्ट ओवर चल रहा था। सीएसके की इनिंग का लास्ट बैटिंग ओवर था जिसमें उनको 12 या 13 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो उन्होंने उस समय मैच नहीं देखा और दोनों हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान से प्रेयर कर रही थी कि मेरी टीम जीतनी चाहिए। तो ये है क्रिकेट हिंदुस्तानियों के लिए, ये है क्रिकेट हम सब के लिए। और कल जो मैच हुआ काबिल तारीफ मैच था। देखिए दो में से एक टीम को तो जीतना होता है। कल अगर हम देखेंगे तो हम बार बार कहते चले आ रहे थे कि टॉस एक महत्वपूर्ण अंग है इस मैच को जीतने के लिए, एक फैक्टर होगा, एक टूल होगा और वही हुआ। हमने देखा 10 मैच खेले गए जिनमें से 7 मैच बैटिंग सेकंड ने जीते थे और 3 मैच बैटिंग फर्स्ट ने जीते थे। कप्तान धोनी ने टॉस जीता और उन्होंने टॉस जीतने के बाद कहा भी कि हम सब प्लेयरों में से ज्यादातर का ओपिनियन ये था कि यहाँ पे हमें बॉलिंग पहले करना चाहिए क्योंकि बॉल थोड़ा हिलता है, थोड़ा मोमेंट मिलता है इनिशियली और उसके बाद में लगभग कंसिस्टेंटली एक जैसा मेंटेन होता है, चलता है। ऑल्दो उन्होंने कहा कि दिल्ली की बॉलिंग बहुत अच्छी है और वो इतना आसान नहीं होगा उनको खेलना, जो हमको बाद में लगा भी। किंतु टॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो धोनी ने जीता और हमें लगा भी कि किस तरीके से एक आवेश खान जैसा बॉलर जिसने पूरी लेग में हमको इंप्रेस किया और सेकंड नंबर पे हैं विकेट लेने में, उनको कल 47 रन पड़े 4 ओवरों में। और अगर आपका इस तरह का स्टार बॉलर 47 रन के लिए जा रहे तो इसका यह मतलब नहीं है कि ओवरनाइट उसकी बॉलिंग में कुछ डिफेक्ट आ गया है। इसका मतलब यह है कि ड्यू फैक्टर के बाद में उस 22 यार्ड के ऊपर बॉलर के लिए कुछ भी नहीं बचा था, जो कुछ था सब बल्लेबाज के लिए था और आप आए खड़े रहें बॉल को पिक करें मारें, ऐसी स्थिति थी। कल हमको वही पुराना एमएस धोनी देखने को मिला जिसके लिए हम जानते थे कि वो आता था और चौके छक्के मार के हमको जिता के ले जाता था। कल उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। हमने पिछले 2 मैचेस में भी देखा था, मैंने कल भी बोला था कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल कहीं नहीं लग रही थी बैटिंग करते वक्त। परंतु वो विकेट कुछ ऐसे थे जिन विकेट के ऊपर शारजा का विकेट हो गया जहां कोई भी रन नहीं बना रहा, 2 या 3 विकेट पूरे टूर्नामेंट में लगे, 50 पूरे टूर्नामेंट में लगे, उन्होंने कुछ थोड़े बहुत रन बनाए। कल देखिए जब जरूरत थी 6 बॉलों पे 18 रन, उनमें से 2 बॉल मिस करी, 3 बाउंड्री, 1 छक्का 2 चौके, जो 6 आते से उन्होंने मारा।
और जो चौका मारा, और देखिए वो एक सीजन कैंपेनर है, अपनी कप्तानी से अपनी कीपिंग से तो वो अपनी टीम को इस लेवल पर लेकर ही आए हैं। उसके बिना उन्होंने कल जो बैटिंग करी, उस बैटिंग में अगर आपने ध्यान हो जो लास्ट चौका मारा उन्होंने वहां पे मारा था जहां फील्डर ही नहीं था, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और उन्होंने उसको पुल किया और मिड विकेट के ऊपर फील्डर नहीं था और मिड विकेट के ऊपर वो चौका हो गया और उनकी टीम उसमें जीत गई। जितनी तारीफ करी जाए MS धोनी की उतनी कम है। कप्तान ऋषभ पंत ने DC के लिए कहा कि हमारे पास उतने वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए हम कितने निराश हैं उस परफॉर्मेंस से। उन्होंने कहा कि लास्ट में आकर हार जाना बहुत दुख की बात है, हम हमारी गलतियों से सीखेंगे और अगले मैच में फिर से कमबैक करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं एक कप्तान का परिपक्व होना, एक मैच्योर होना, चीजों को समझना, वो मैच में बहुत बड़ा डिफरेंस डालता है। क्योंकि कल देखिए कागिसो रबाडा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 23 रन दिए थे उन्होंने 3 ओवर में और उनका 1 ओवर बचा हुआ था। उसके अगेंस्ट उन्होंने टॉम करेन को चूज किया क्योंकि वो 2 विकेट ले चुका था, चेंज इन पेस कर रहा था। परंतु लास्ट में जब आपके पास बैट्समैन इस तरह के आ रहे, रवींद्र जडेजा है और MS धोनी है, उसके सामने एक नए यंगस्टर को लेकर आएंगे और जो पहला मैच इस टूर्नामेंट का खेल रहा था, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिसीजन, गलत डिसीजन था। क्योंकि यंगस्टर हैं, 24 साल के कप्तान है ऋषभ पंत, सेकेंड सीजन है उनका कप्तानी करते हुए, कहीं ना कहीं एक चूक दिल्ली को महंगी साबित हो गई। देवाशीष सर, घर से मस्जिद बड़ी दूर है यारों, क्यों ना किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कल बच्चे को भी हंसाया, आलोचकों को भी जवाब दिया और इस अंदाज में जवाब दिया कि आज वही आलोचक अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां धोनी खड़े होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। यही खासियत MS धोनी की है और महेंद्र सिंह धोनी से माही भी जो घर घर में बने हैं, वो यही सब जो खासियत है उनका व्यवहार, उनका अपनापन, और वो ऐसे कुछ काम करते हैं जिससे अच्छा, एक बात खूबसूरती है कि दर्शकों को मोहना उनको बहुत अच्छे से आता है, कैसे क्राउड को अपनी ओर खींचना, किस तरह से उनकी भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं का आदर करना और किस तरह से उनको ये महसूस करा देना कि ये आपके बगल में ही खड़े है, ये आपका पड़ोस वाला है। ये एक बहुत बड़ी खूबी इन बड़े क्रिकेटर्स में होती है। एक बहुत अच्छा शेयर मैं करना चाहता हूँ, इंदौर का ही एक इंसिडेंस मुझे याद आ गया कि किस तरह से ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये एक कितने सहनशील, कितने इमोशनल और कितना गेम को समझते हैं। गेम को सिर्फ फील्ड के अंदर ही नहीं, ये गेम के इतने बड़े एम्बेसडर्स हैं कि ये बाहर भी इस गेम को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि हम जो कहते हैं कि ये रिलीजन है। एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। जब इंदौर में मैच था, कुछ बच्चे ऑटोग्राफ के लिए गए, तो भज्जी और युवराज दोनों रूम पार्टनर्स थे और जहीर, तो वहाँ से वो बच्चों को उन्होंने भगा दिया। तो सचिन अपने कमरे से बाहर निकले और उन्होंने डांटा उसको, ये भी इनकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से ये नहीं है, इनको अंदर बिठाओ और ऑटोग्राफ दो। ये एक ग्रेटनेस होती है जो आपको अंदर और बाहर जो गेम को पॉपुलर बनाती है, और इसीलिए हम इनको भगवान के रूप में देखते हैं। यही चीज कल हमको देखने को मिली, जो दोनों बच्ची और बच्चे के आंसू और जिस तरह से उसने बॉल को पकड़ी और वो जो एक इमोशन थे। देखिए, ये 2 फ्रेंचाइजी ऐसी है, CSK और मुंबई इंडियंस। ये 2 ऐसी हैं जहां पे इनके जब भी मैच होते हैं तो आपको एक अलग सा माहौल देखने को मिलता है। लोग ये महसूस करते हैं कि ये मेरी टीम है। बाकी टीमों में उतनी दिलचस्पी या उतनी इमोशनल अटैचमेंट हमको कम देखने को मिलता है। लेकिन यही होता है कि सचिन वहाँ से जुड़े थे और माही CSK से जुड़े थे। अब वही चीज़ विराट की टीम के साथ आती जा रही है कि विराट की टीम के साथ भी लोग उसी तरह से जुड़ते जा रहे हैं। तो यही एक बड़े प्लेयर्स की जो ग्रेटनेस होती है, और इसीलिए ये बड़े हैं, ये प्लेयर्स इसीलिए बड़े हैं, और यही इस खेल की ब्यूटी है जो हमको देखिए, आपने भी जब शुरू किया तो हमने मैच को बाद में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उस खूबसूरती को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही क्रिकेट को भारत में, और भारत में ही नहीं, बाहर भी इसीलिए इतना जिस लेवल पे जितने भी कंट्रीज खेल रही हैं वहाँ इतना पॉपुलर बना के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हर खिलाड़ी को सीखना चाहिए कि खेल हमसे नहीं है,
हम खेल के लिए हैं। इसीलिए माही जो है वो खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों के लिए भी मनमोहन है, और कल उन्होंने ये बता दिया। बात करते हैं कि सीएसके की जीत में भले ही महेंद्र सिंह धोनी के 6 बॉलों पर 18 रनों ने मजमा लूट लिया हो, लेकिन इसकी आधारशिला रखी रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ ने। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से दोनों टीम लगभग एक जैसी हैं, और अगर देखा जाए तो दोनों ही प्लेऑफ में फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे हैं। डीसी जो है वो फर्स्ट प्लेस पे थी और सीएसके सेकंड प्लेस पे थी, और डीसी ने पिछले 4 मैचेस में 2020 से लेके अभी तक 4 मैचेस खेले गए, चारों में ही डीसी जीती। 0-0 एक मैच भी उन्होंने सीएसके ने नहीं जीता था। परंतु क्रिकेट, जैसे हम बार बार कहते हैं कि निश्चितताओं का खेल है, किसी दिन भी कोई टीम जीत सकती है, और फ्लिप ऑफ ए कॉइन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस इंपॉर्टेंस के बेस पे खेलने का ये मतलब नहीं है कि आप जाएंगे और सेकेंड टाइम आप जीत जाएंगे। पहले ही ओवर में नोकिया ने इनफॉर्म डुप्लेसी का विकेट लिया, और उसके बाद में 109 रन की जो पार्टनरशिप सेकंड विकेट के लिए हुई, ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा। मैं स्पेसिफिकली कहूंगा कि रॉबिन उथप्पा ने जिस तरह की पावर प्ले में बैटिंग करी, इतना खुलकर हर बॉलर को मारा कि ऋतुराज गायकवाड़ को सेटल होने का मौका मिल गया। और कोई भी टीम के लिए सेकंड विकेट के लिए जब 109 रन की पार्टनरशिप होती है और 170-72 रन का स्कोर बनाना, आपके बाकी 8 बल्लेबाज बाकी हैं, 1 विकेट आपकी हो चुकी है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रॉबिन उथप्पा कहीं ना कहीं सिंगल हैंडली ये मैच जिता कर जाएंगे। जिस तरीके से वो शॉट्स खेल रहे थे, मतलब इट वॉज ए ट्रीट टू फॉलो हिम, टू वॉच हिम। और अनफॉर्चुनेट रहे कि किस तरह से उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर श्रेयस अय्यर ने बाउंड्री लाइन के इंचेस इनसाइड कहूंगा मैं तो, कि जब वो क्लोजअप लिया गया तो जो बाउंड्री फेंस बना हुआ था वर्सेस जो पैर था श्रेयस अय्यर का, वो बस बिल्कुल इतना था। और देखिए, जो हम बार बार फील्डिंग की बात करते हैं कि फील्डिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, उस समय वो 6 था। अगर वो जिस तरीके का कैच लिया गया और उस 6 को कन्वर्ट किया गया विकेट में श्रेयस अय्यर ने। और कल श्रेयस अय्यर की अदरवाइज भी अगर हम बात करें तो बहुत एक्सीलेंट फील्डिंग उन्होंने करी। किस तरीके से उन्होंने बाइटी राडू को रन आउट कराया सेकंड रन लेते हुए। रबाडा ने बहुत अच्छी गैदर करी बॉल और आउट किया, और क्रीज से बाहर थे बाइटी राडू। लगभग 2 ओवरों में 3 विकेट गंवाने के बाद में मुझे लग रहा था कि मैच फिर से फंस गया, और जबकि फंस ही गया था कि लास्ट के हर मैच में ऑलमोस्ट 12 रन की एवरेज से सीएसके को फॉलो करना, चेस करना था। पर जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने और रॉबिन उथप्पा ने बैटिंग करी, काबिले तारीफ थी। कोई भी कप्तान चाहेगा कि इस तरह के बल्लेबाज मेरे पास आए। और वो भी देखिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन था धोनी का कि सुरेश रैना के कैलिबर के प्लेयर को, जो स्पेशलिस्ट हैं 2020 में, ऑल्दो वो अभी फेल हो रहे थे, इतनी हिम्मत रखना कि इतने बड़े मैच में सिंगल हैंडेडली वो भी आपको मैच जिता सकते हैं। उनकी जगह पे एक प्लेयर को खिलाना। वो सेकंड मैच खेल रहे थे रॉबिन उथप्पा, और जिस तरीके से 60 रन किए उसने लगभग मैच उन्होंने सीएसके के लिए जीत लिया। दोनों की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी दोनों प्लेयर की, और बाद में आके माहिर ने जो 6 बॉलों के ऊपर 18 रन बनाए, क्योंकि उस समय बिल्कुल क्रंच मोमेंट था। 2 बॉल रहते उन्होंने ये मैच जीत के अपनी टीम को फाइनल में जगह दिला दी। इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि हम जो बात करते हैं कि यही जो माही और जो थिंक टैंक की जो स्ट्रैटेजी है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे तो जब सुखदेव भाई ने बताया कि किस तरह से रॉबिन उथप्पा डुप्लेसिस के आउट होने के बाद जब उथप्पा आए और किस तरह से उन्होंने पावर प्ले को यूज करना शुरू किया, और वहां पे ड्राइविंग सीट पे उथप्पा आ गए और बैक सीट पे ऋतुराज आके बैठ गए। वो स्ट्राइक देते रहे और खराब मिला उसको मारा, बट उन्होंने ये बहुत अच्छा किया कि उथप्पा को स्ट्राइक, क्योंकि रिदम एक अलग समझ में अलग दिखता है, और वो ड्राइविंग सीट पे रहे, और जैसे ही उथप्पा आउट हुए उसके बाद ड्राइविंग सीट ऋतुराज ने संभाली। ये एक बहुत खूबसूरती होती है कि आप जो स्ट्रैटेजी बनाते हो, जो उसके बाद जो इम्प्लीमेंट करते हो, वो अगर प्रॉपर हो जाती है, और यही सेंसिबल क्रिकेट जो कहा जाता है, ये सेंसिबल क्रिकेट हमको देखने को मिला। और धोनी की बैटिंग तो जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि वो एक झलक हमको माही की देखने को मिली है, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सबसे अच्छा लगा कि कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि जडेजा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब हिटर, इनफॉर्म बैट्समैन, आपको मैच जिताया। उस क्रंच सिचुएशन में भी वो उन्होंने जो पहले 2 मैच जीता है उसमें भी
आप खुद आ रहे हैं 2011 की याद दिलाते हुए। तो ये होता है कि टीम को लगता नहीं हमारा सेनापति बहुत जबरदस्त है, वो कहीं भी मैच टर्न अराउंड करने की काबिलियत रखता है और एडिशनल विषम परिस्थिति में अपने आप को सामने रखने का मादा रखता है। तो यही फर्क है कि देखिए आज भी हमको लगता है कि नहीं माही को और खेलना चाहिए। हम ये कहीं भी ये नहीं हुआ कि माही को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, माही को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या माही नहीं खेलना चाहिए। नहीं तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि 92 टेस्ट मैच खेले हैं वो, कोई भी अगर होता इंडिविजुअल एक अचीवमेंट के लिए जाता, ग्लोरी के लिए जाता, तो 8 टेस्ट मैच खेलना कोई बड़ी बात नहीं थी। 100 का जो क्लब है टेस्ट मैचेस का, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी क्रिकेटर के लिए। लेकिन वहाँ पे वो देखिए उसने किस चीज़ों को अहमियत दी और ये होता है कि यंगस्टर्स को ग्रूम करना, यंगस्टर्स को आना देना चाहिए। तो यही सब चीज़ें माही है। माही है। देवाशीष, उन्होंने खुद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कल कहा कि मैं नेट्स में बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहा था, पर मैंने इस सीजन में कोई अच्छी बैटिंग नहीं करी थी और कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट था। और उन्होंने कहा कि मेरी इनिंग बहुत क्रूशियल थी कि उस समय में आना। देखिए ये बड़े प्लेयर की खासियत होती है कि वो आपको बताते हैं कि वो किस मिट्टी के बने हैं, किस मेटल के बने हैं और कंडीशंस जो होती हैं, जो सिचुएशन होती हैं, उसमें आपको बताना होता है कि भाई आपकी वर्थ क्या है। उस समय वो आए और कल एक डिफरेंट माही हमको देखने को मिला। बिहेवियर में, व्यवहार में बहुत शालीन है वो। उनकी टीम ऑलवेज जो इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं कि अच्छा कंडक्ट के लिए जो है, तो हाईएस्ट अगर आप देखेंगे सीएसके 1 नंबर पे ऑलवेज आती है। फेयर प्ले हमेशा, आप फेयर प्ले में आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि वो मिसबिहेव करते हैं, चिल्लाते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। वो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, गलत डिसीजन है तो भी एक्सेप्ट करते हैं, सही है तो भी करते हैं और एक अच्छा एम्बेसडर बनकर क्रिकेट को दिखाते हैं। उन्होंने कल आकर हमको फिर से वापस से, और जिस बॉडी लैंग्वेज से वो आ रहे थे वो बहुत एनर्जेटिक थी, बहुत बम्ड अप थी, लग रहा था कि वो बिल्कुल फोकस्ड हैं और उनको आज काम करना है। और वैसे उन्होंने आकर किया। 6 बॉलों पे उन्होंने 18 रन बनाए, लास्ट के 6 ओवर में 18 रन बनाना, और वो भी उस समय जब भी आपकी टीम को जरूरत हो। कप्तान ने कर दिखा दिया कि क्यों वो एक अच्छे कप्तान माने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। देवाशीष सर, यहाँ एक बात की जाएगी उस खिलाड़ी की जिसका नाम तो ऋतुराज है, लेकिन वो दिलों पे राज करने लग गया है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने एक ऐसे प्रीमियम ऑलराउंडर की जगह ली थी शेन वॉटसन की। तब माना जा रहा था कि बड़ा फर्क पड़ सकता है कि यंगस्टर ने एक अनुभवी खिलाड़ी की जगह ली। और वैसे भी जहां तक धोनी का नेचर है, हम लोग देखते हैं कि टीम में बदलाव कम पसंद करते हैं, प्लेइंग 11 लगभग बराबर होती है। इस खिलाड़ी के लिए आप खासतौर पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको जिस देश में आप खेल रहे हो क्रिकेट, वहाँ पे आपको एक एडिशनल प्रेशर इतना होता है कि आपको उस प्रेशर को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ऋतुराज जब आए थे तो आप देखिए कि माहौल ऐसा बना हुआ था कि नहीं एक बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत विस्फोटक बल्लेबाज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड एक बैट्समैन इंडियन टीम को मिलने वाला है। और जो एक्सपेक्टेशंस इनिशियली हुए थे और उसके कहीं भी आसपास वो ऋतुराज अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने अपने आप को, यही होता है कि एक बड़ी टीम और बड़े प्लेयर्स के साथ जब आप खेलते हो तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज सीखने को मिलता है। और वहाँ पे ये देखिए धोनी का होना, और धोनी ने जिस तरह से उनको ऋतुराज को ग्रूम किया, और ऋतुराज ने भी बहुत कुछ जो सीखा उनसे, कैसे बैटिंग को आपको इनिंग्स को कैसे डेवलप करना, कैसे अपनी जगह बनाना, और कैसे सबसे बड़ी चीज़ है कैसे प्रेशर को हैंडल करना। ये एक ऋतुराज की एक खासियत है। और ऋतुराज को जो आज स्टेब्लिश किया है कि आज मेरे ख्याल से यूएई में 400 साढ़े 400 रन बना चुके हैं वो, और 600 साढ़े 600 के आसपास का उनका टोटल हो गया है। तो बहुत अच्छा है कि ऐसे यंग बल्लेबाज, बहुत टैलेंटेड बल्लेबाजों को इस तरह के मेंटर्स का साथ मिल रहा है, जो उनको उनकी जो क्वालिटी है या जो टेक्निक है या मेंटल स्ट्रेंथ है उसको इनहांस करने में बहुत मदद कर रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है कि टॉस हो चुका है इस फर्स्ट एलिमिनेटर का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। सर देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉस है और ये एक ऐसा विकेट है जिसके ऊपर रन ज्यादा नहीं बने हैं। हम लास्ट मैच देखेंगे तो पिछली बार भी आरसीबी ने टॉस जीता था और बल्लेबाज करी और 164 रन बनाए थे और वो नैरोली उस मैच को जीते थे।
तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब ऐसा क्रंच मोमेंट हो आपके लिए, तो आपके लिए बेहतर यही रहता है कि आप पहले गेंदबाजी करिए और गेंदबाजी करके आप सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट करिए, ताकि आपको टारगेट बताओ कितना बनाना है। बट कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि विराट कोहली के दिमाग में ये बात जरूर है कि सामने उनके पास जो है, जो टीम है, उनके पास स्पिन बॉलर बहुत अच्छे हैं। आप बैटिंग सेकंड करेंगे, विकेट वेयर एंड टेयर होगी, उनको असिस्टेंस ज्यादा मिलेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको नेगोशिएट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उस एडवांटेज को ना देने के लिए उन्होंने बल्लेबाजी चूज करी है। और बल्लेबाजी चूज करने का मतलब ये है कि आपको अच्छे रन बनाने होंगे। ग्राउंड छोटा है, अगर आप अच्छे रन बनाने के चक्कर में जल्दी आउट हो गए तो ऐसा ना हो कि एक डिसीजन आपको इस ट्रॉफी से ही बाहर कर दे। सर, टॉस और उसके बाद विराट कोहली का डिसीजन बहुत अहमियत रखता है। हम अभी तक देखते आए हैं कि टॉस ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निश्चित तौर पे करना खिलाड़ियों को ही पड़ता है, लेकिन टॉस जीतने से एक एडिशनल एडवांटेज आपको मिलता है कि आप अपने टारगेट आप अपना सेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो और अपना फील्ड सेटिंग है या जिस तरह से एक टारगेट है उसको आप अगर अचीव करना है आपको। देखिए सुखदेव भाई ने बोला, बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो उनकी खासियत है केकेआर की स्पिनर्स का है, अगर वो बाद में बॉलिंग करते हैं और ड्यू फैक्टर आता है और उसमें बॉल को ग्रिप करना भी बहुत मुश्किल होता है स्पिनर्स को, तो विराट ने भी सारे एडवांटेजेस अपने पास रखने की कोशिश की है। अब कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि एक एडिशनल एडवांटेज आपको मिलता है और एक प्रेशर सामने वाली टीम पे बनता है। तो टॉस इस पूरे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हमने पुराने मैचेस में देखा भी है। वैसे सर, आरसीबी के लिए ये बात ठीक है कि विराट कोहली भी लगभग लय में दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ देवदत्त पट्टिकल भी बढ़िया कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल, कुछ भी कहना उनके बारे में अभी आप समझ सकते हैं, शानदार फॉर्म में है और कई मैच उन्होंने अपनी टीम के खाते में दर्ज करवाए हैं। लेकिन एबी डिविलियर्स, क्या लगता है कि आज जरूरत है और ये खिलाड़ी जरूरत के समय काम तो आया ही है? नहीं, देखिए जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं वो उनके लिए मौका आता है दिखाने के लिए कि बड़े स्क्रीन पे, बड़े कैनवस पे आप क्या पेंटिंग करेंगे, आप क्या फोटोग्राफ बनाएंगे। तो आज दिन है बने कैनवस का। पर मैं उसके साथ अगर आपको बोलूँ तो आज की जो मुझे इसमें क्रंच चीज़ें समझ में आती हैं, एक शारजा का पिच जो स्लो है, दूसरा रसल रॉनॉल्ड की फिटनेस जो हमें दिख रहा है कि वो आज के लिए खेल रहा है, अभी ग्राउंड पे हमने उसको देखा, और तीसरा दोनों कप्तानों की पुअर फॉर्म। दोनों ही कप्तान बैट के साथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और दोनों टीमें अच्छा कर रही हैं। ये क्रेस्ट है इस मैच का। हम दोनों कप्तानों की बात करें अभी तक तो CSK विराट भी कोहली इसी में ने शामिल 7 मैचों में 168 रन बनाए हैं। 168 में से 2 तो उनके 50 हैं और वो 3 मैचेस में आई थी। पिछले 4 मैच में अगर हम देखें तो उन्होंने सिर्फ 58 रन बनाए हैं, 59 रन बनाए 4 मैच में। विराट कोहली जैसा कैप्टन 4 इनिंग 59 रन, कहीं ना कहीं दिखाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बैटिंग नहीं ऐसी चल रही है जैसी उसको खेलना चाहिए। वहीं हम इयान मॉर्गन की बात करेंगे जो इनके काउंटर पार्ट है, दूसरी टीम के कैप्टन हैं। तो उन्होंने 6 मैचेस में सिर्फ 32 रन किए हैं। 6 बार बैटिंग आई है उनकी इस लेग में, उनमें से 32 रन किए और उनमें से भी 13 रन पिछले मैच में नॉट आउट थे। वो सिर्फ एक बार डबल फिगर में गए हैं। तो दोनों कैप्टन अपनी कैप्टनसी तो इम्प्रेस कर ही रहे हैं, परंतु बल्लेबाजी से बहुत ही निराश कर रहे हैं अपनी टीमों को। अपने आप को अपलिफ्ट करना होगा। ये एक मौका है कि आज एलिमिनेटर है। अब वो कल जो मैच हुआ था क्वालिफायर 1 था, क्योंकि आपको एक गिफ्ट दिया गया कि आप अच्छा खेले, फर्स्ट सेकंड जगह पे आए नियमों के अनुसार से। अगर वहां पे आपको अगर हार जाते हैं तो एक मैच और खेलने का गिफ्ट मिला हुआ है। यहाँ नहीं है, 3 और 4 के ऊपर आप मरते झगड़ते लास्ट माइल के ऊपर जाकर टच कर रहे हैं। कहीं पे भी आपकी फिनिशिंग पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। नेट रन रेट के इश्यूज, मुंबई से जूझना, सब करना, सब करते करते केकेआर आ तो गई है। अब करो या मरो की स्थिति है। करो की हमारी स्थिति में कप्तान से बेहतर प्लेयर कोई नहीं हो सकता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करे और वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली अपने बाकी प्लेयरों से अच्छा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आरसीबी की बैटिंग की बात करें हम तो आरसीबी की बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एबी डिविलियर एक इस तरह के प्लेयर बचे हैं जिन्होंने इस सीजन में 2 इनिंग खेली है 20-22 रन की। बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। उतने बड़े प्लेयर का स्ट्रेचर का प्लेयर जिनसे सब बॉलर डरते हैं,
उसको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आंद्रे रसल का खेलना केकेआर के लिए और बड़ा एक फायदा है कि पिछले मैच में जब दोनों टीम खेली थी तो उस समय आंद्रे रसल ने पहली बॉल के ऊपर एबीडी को यॉक किया था और उनका 6 हिटिंग नेक जो है वो खास तौर पे उभर कर आता है जब वो आरसीबी के अगेंस्ट खेलते हैं। सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट मारे। तो अगर वो आज फिट हैं, जैसे हमने देखा वो ग्राउंड पे दिखे भी हमको और खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इयान मॉर्गन इससे अच्छा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उनकी टीम इस सीजन में 6 मैच जीती हैं और वो भी आंद्रे रसल के बिना। और अगर अब रसल आता है और वो इनके साथ खेलता है तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए भारी पड़ने वाला है। वैसे देवाशीष सर, केकेआर ने सभी को चौंका है। ये टीम यहां तक पहुंच गई, इसकी संभावनाएं किसी ने भी नहीं जताई होगी, खासतौर पर जब हमने आईपीएल का फर्स्ट फेज देखा था। आंतरिक परेशानियों से जूझती रही ये टीम, कप्तान चलते टूर्नामेंट में बदलने पड़े थे, पिछली बार भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं परेशानियां थी, लेकिन सेकेंड फेज में इस टीम ने जो पलटवार किया है उसके कारण आरसीबी के माथे पर भी आज चिंता की लकीरें तो होगी। डेफिनेटली है। और देखिए वही 2 बच्चे जो यंगस्टर हैं जिन्होंने आज केकेआर को इस स्थिति में पहुंचाया, 2 नहीं 3 हम कहेंगे, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी और वरुण चक्रवर्ती की चक्री। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने और ये यंगस्टर्स ने ही टीम की दिशा और दशा को बदला है। उससे पहले तक टीम सिलेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाया था। आप देखिए उससे पहले दोनों बैट्समैन को उतना चांस नहीं दिया गया था। चांस दिया वेंकटेश को तो आप सेकंड फेज में दिया और वहाँ पे उन दोनों प्लेयर्स ने माहौल बदल दिया है। एक एंथुजियाज्म आया है, एक जो हम कहते हैं जो ऑक्सीजन मिला है और वहाँ से, और यही 2 टीमें, यही 2 बच्चे हैं और वरुण चक्रवर्ती 3 हैं जिनको आरसीबी के लिए थ्रेट हम कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये 2 बच्चे हैं। देखिए आज एक देश को रिप्रेजेंट करने की एक बहुत बड़ी एक ख्वाहिश जो होती है, और जब ख्वाहिश को आपको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कैनवास जो मिलता है, जहाँ पे आपको जो अभी तक करते आए उसको और अच्छे से आपको लेके जाना है, तो ये दोनों, और वरुण तो है ही टीम में, मुझे लगता है कि ये दोनों भी बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने एक स्पार्क दिखाया है, एक टैलेंट दिखाया है और ये भी कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों आप वॉच करिएगा, ये दोनों बहुत क्रुशियल रहेंगे और वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग में रहेंगे। वैसे आरसीबी के फैंस चाहेंगे कि विराट कोहली ये मुकाबला जीते, क्योंकि अगर आज आरसीबी बाहर होती तो सर विराट कोहली का बतौर कप्तान आईपीएल में आरसीबी के साथ ही आखिरी मुकाबला। नहीं, देखिए क्रिकेट में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं और हर एक चीज जो है जो कही जाती है वो होती नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हो सकता है कि हमें आगे भी 2020 में विराट कोहली ही कैप्टन देखें और जब वो रहेंगे तो आरसीबी में भी वही कैप्टन रहेंगे। अभी दिल्ली बहुत दूर है, अब T20 जब वर्ल्ड कप होगा उसके बाद में क्या डिसीजन होता है उसके बाद में फिर हम देखेंगे। बट फिर भी एज ए शख्सियत, एज ए लीडर हम सब उसको पहचानते हैं, हम सब उसको पसंद करते हैं। मैं ऐसा कहूंगा कि MS धोनी के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी को अगर जनता चाहती है तो विराट कोहली है। और मे बी दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। MS धोनी बिल्कुल शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, कोई एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, और विराट कोहली 100% एग्रेशन दिखाते हैं। आप उनको देखिए एक एक विकेट पे, जब भी उनकी टीम को विकेट मिलता है तो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी बाकी टीम की क्या होती है। लोग बच्चे भी उनसे सीख रहे हैं आगे। और कहीं ना कहीं देखिए एग्रेशन जो है वो बुरी बात नहीं है, बट किस समय पे दिखाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली मैंने जैसा कहा कि एक बहुत ही लोगों की प्रिय खिलाड़ी हैं और मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि अगर उन्होंने अपने करियर जैसा उनका चल रहा है अगर उसको उसी तरीके से कंप्लीट किया, क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। हमने उनको बीच में बॉलिंग करते हुए भी देखा है, उन्होंने 1-2 मैचेस में बॉलिंग भी करी थी और उनकी बॉलिंग भी बड़ी ऑकवर्ड थी। उसको एक बैट्समैन के खेलने के लिए पहचानने में एक उनका बॉलिंग एक्शन और एक वो बॉल जैसे मूव कर रही थी, वो बड़ा एक डिफरेंट टाइप का उसमें टैलेंट दिखाया था उन्होंने। आज मुझे ऐसा लगता है कि उनकी टीम के लिए उन्होंने भी अभी तक कोई आईपीएल टूर्नामेंट नहीं जीता है, तो जैसा कि इतने सारे र्यूमर हैं कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं 2020 की, फिर फ्रेंचाइजी की भी छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये मैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो जीतेंगे तो तो वो फाइनल सेकेंड क्वालिफायर में जा पाएंगे और वहाँ से जीतने के बाद में फिर वो फाइनल की राह देखेंगे।
परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम वाइज अगर आज हम देखें और जिस तरीके के ब्रांड ऑफ क्रिकेट केकेआर ने खेला है, उनकी राह कोई आसान होती हुई दिख नहीं रही है। और अब बात कर लेते हैं फेवरेट टीम की। तो मैं आज आप दोनों से पूछना पहले ये चाहूंगा कि कौन बताएगा कि अपनी फेवरेट टीम है। आज ये सवाल मैं तो मेरी टी शर्ट बता रही है। देखिए हम जैसे सुखदेव भाई बात कर रहे थे कि मैं भी यही कहता हूँ कि आप अभी देखिए T20 भी हम जीतेंगे, ये भी आरसीबी जीतेगी और विराट को हम और आगे भी कप्तानी करते हुए देखेंगे। जो जैसा बताया कि आज देश में बच्चा हो या बूढ़ा हो, सब विराट के एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। विराट को सब बहुत चाहते हैं और विराट देश की शान है। और मुझे लगता है कि दोनों ही ये चैंपियनशिप भी, आईपीएल भी जीतेंगे विराट और T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। मतलब आपने अभी आगे की भी जी पूरी रूपरेखा तय है आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी इधर देखिए एज ए फॉलोअर देवाशीष को पूरा राइट है कि जो सपने बनाने हैं वो बनाएं। मतलब ये सीधे लड़ाई हो गई अब तो। परंतु अगर हम टीम की फॉर्म देखें, बच्चों का कमिटमेंट देखें और इंडियन टीम के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो इट इज हार्ट एंड बड़ा अच्छी बात है, दिल को अच्छे लगने वाली बात है कि केकेआर का जिस तरह का परफॉर्मेंस चला रहा है, जो हिंदुस्तानी बच्चे उसमें खेल रहे हैं उनका परफॉर्मेंस देखिए। और सेकंड, ये इस लेग में स्पेसिफिकली अगर हमको वैल्यूएट करनी पड़ी सारी टीम के प्लेयर्स को और टीम्स की परफॉर्मेंस को, तो मुझे लगता है कि केकेआर की परफॉर्मेंस अभी तक सारी टीमों में 8 में अव्वल है। वो सिर्फ इसलिए कि उनके सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं बारिंग कप्तान। तो कप्तान को आप छोड़ दीजिए, और कप्तान के फेल होने के बाद में और आंद्रे रसल के बाहर बैठने के बाद अगर ये स्थिति है तो आंद्रे रसल आज खेल रहे हैं, लॉकी फर्ग्यूसन खेल रहे हैं और कप्तान के ऊपर एक और जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि आज का मैच जो है, और गिवन ए सिचुएशन लाइक शारजा जहां पे रन ज्यादा स्कोर नहीं होते, सिर्फ हाईएस्ट स्कोर पिछली बार आरसीबी ने 164 रन बनाया था। तो जिस तरह की बैटिंग कर रही है केकेआर हमारी वेंकटेश अय्यर के साथ, मुझे लगता है आज केकेआर का दिन है। और एक सवाल और मेरे जहन में है, मुझे लगता है कि आज मुझे पूछ लेना चाहिए आप दोनों की, आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है। इसे हटा दिया जाए कौन टीम यहाँ प्लेऑफ में पहुंची है, कौन नहीं पहुंची, लेकिन ये नहीं पता लगा आज तक कि कौन सी ऐसी टीम है जिसको आप हमेशा चाहेंगे कि ये टीम। नहीं, हम बहुत नहीं, आप तो सर परसों सीएसके के खिलाफ थे, आपने सीएसके ज्वाइन कर ली थी। रात को एनालिसिस किया। हाँ, तो हम लोग बहुत गहन चिंतन करते हैं। हम लोग गहन चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम डिसिजाना पे जब आते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आते हैं। तो भाई को तो मतलब मैं कल माँ से यही बात कर रहा था कि एग्जाम की तैयारी में कभी भाई ने इतना 1-2 घंटे नहीं बैठे होंगे। तो एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब एक बहुत बड़े चैनल पे जब आप आते हैं। तो हमारे दर्शक भी वो सब जानना चाहते हैं, वो तथ्यों के साथ जानना चाहते हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू को समझना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि सुखदेव भाई यही हमारी चैनल की खासियत है कि हम बहुत सटीक और बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ आते हैं। उसमें आपका खास वो है। देखिए किस तरह से शो को रन करना, ये भी एक बहुत बड़ी खासियत होती है। तो हमारी तैयारी, और जब लोग उसको पूछते हैं और जब लोग सराहते हैं, जब बोलते हैं कि यार आप इतना अच्छा शो लेके आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी सिर्फ ये कोशिश यही रहती है कि जो बेहतर हो उसको और बेहतर दिखाया जा सके। सर आप क्या कहेंगे सर की बात को आगे किस तरीके से? इनकी बात को एंडोर्स करता हूँ। देखिए जब आप फैक्चुअल बात करेंगे, जब आप वास्तुस्थिति बताएंगे, बात करना कुछ भी की जा सकती है, पर अगर रेलेवेंसी होगी किसी चीज की तो वो अभी तो हमने जो बोला है ये चरितार्थ होता है जब मैच होने के बाद कि अच्छा कल उन्होंने ऐसा कहा था, मैच से पहले ऐसा कहा था, हाँ ऐसा होगा, ये फैक्ट्स हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आप बोलते हैं और प्रूव होती हैं तो सबको अच्छा लगता है, और एक सहज तरीके से बोलेंगे, स्पष्ट तरीके से बोलेंगे तो लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता है। और हर आदमी की अपनी कोई ना कोई टीम होती है जिसको वो दिल से पैट्रोनाइज करता है। मुझसे आपने पूछा कि मेरी आईपीएल की कौन सी टीम है, तो मैं 2 टीमों को पैट्रोनाइज करता हूँ, बट मैं यहाँ पे वो शो नहीं करता हूँ। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूँ। पहली टीम पे नंबर पे अगर बोलूँ तो मैं ऋषभ पंत एंड टीम
दिल्ली कैपिटल्स को सबसे ज्यादा पैटर्नाइज करता हूँ। उसके बाद एज ए कैप्टन, एज ए पर्सन जिसको मैं पसंद करता हूँ, विराट कोहली को करता हूँ। और दूसरी टीम है, ये दो टीम है, ये मेरी हमेशा सबसे अच्छी फेवरेट टीम रही है। इट डजंट मीन कि मैं MS धोनी को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, फॉलो नहीं करता, मैं उनको भी उतना पसंद करता हूँ, परंतु कुछ चीजें होती हैं जो आपको लिटिल बिट बेटर या नॉचअप करके देती हैं। उन दो नॉचअप में मुझे जो दो टीमें लगती हैं वो DC लगती है और RCB लगती है। मतलब इसके बावजूद आपने आज KKR का सपोर्ट किया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी देखिए, बात है। यहाँ जब हम आते हैं तो हम अपनी टीम को पैटर्नाइज करने नहीं आते। यहाँ आकर हम फैक्चुअल स्थिति आपके सामने रखना चाहते हैं कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है और क्यों अच्छा खेल रही है, बेशक वो फिर विराट की टीम क्यों ना हो, ऋषभ की टीम क्यों ना हो। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि इस IPL की खूबसूरती यही है और इसकी रूपरेखा भी इसी तरह तैयार की गई है कि एक घर में ड्राइंग रूम में जब बैठे तो अपनी अपनी टीम लेके बैठे, तय कर ली जाए और वो जैसे हम प्रीमियर लीग में देखते हैं या आप हम स्टूडियो में ही देखते हैं। नहीं, हमारे फैक्ट बोल रहे हैं आप। मेरे घर में भी आज भी हमारे मेरी और मेरे बेटे की शर्त लगी हुई है कि वो RCB का फैन है और मैंने बोला कि नहीं आज KKR जीतेगी। तो हम दोनों में अभी डिसाइड नहीं हो कि जीतते और हारने वाला क्या देगा दूसरे को, बट द बेट इज ऑन। ये प्रारूप ही इसी तरह से है और इसको बनाया भी यही जहन में रख के बनाया गया है कि घर के में जब आप ड्राइंग रूम में बैठे और मैच देखें तो इस तरह का एक प्रतिनिधित्व ऐसी होनी चाहिए जहां आपको लगे कि हाँ ये मेरी टीम खेल रही है, ये मेरी टीम खेल रही है, और वो एक अलग सा माहौल, अलग सा एंटरटेनमेंट बने। और मुझे लगता है कि काफी हद तक नहीं, पूर्णतः आप अगर देखेंगे तो BCCI इसमें सक्सेसफुल हुई है। और इसी सक्सेस का तो पूरा खेल है जिसके कारण हम लोग इससे टिके रहते हैं, इस पर बने रहते हैं। लेकिन फिलहाल RCB वर्सेस KKR, सवाल सबसे बड़ा, क्या RCB इस साल अपने प्रदर्शन के आधार पर खिताबी सूखा खत्म कर पाएगी? अगर हाँ, तो उसकी आधारशिला आज रखी जा सकती है। दूसरी तरफ KKR जैसी टीम है जिसने IPL के सेकंड फेज में चमत्कारिक प्रदर्शन किया है और चाहेगी कि इस चमत्कार को जारी रखे। तो बैटल इज ऑन और देखना खास होगा कि आखिर कौन बनता है आज का सिरमौर। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। DJNR न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।